जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि आखिर मोहब्बत है क्या। किसी जुनून का नाम है, कोई छलावा है, या फिर एक सीख है जो जिंदगी हमें दे रही है। अब कभी कभी एक सवाल ये भी घेर लेता है, ये एहसास हमें घेर लेता है कि कहीं ये बस फिजिकल इंटीमेसी तक ही तो सीमित नहीं है, शारीरिक संबंध तक ही तो सीमित नहीं है बस, या सिर्फ यहीं तक है। नमस्कार, मैं अभव, दो पल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कहानी, नाटक, उपन्यास सुना रहा हूँ। जितने भी लिखे गए हैं, मेरी कोशिश यही है कि मैं आप तक वो पहुँचाऊँ, और जब आप सर्च करें तो कोई ना मिले, लेकिन मैं मिलूँ आपको, आपकी जिज्ञासा को थोड़ा शांत करने के लिए, ताकि आप पढ़ पाएँ और अच्छे से उस चीज़ को। तो इस रिश्ते को आप मुकम्मल करने के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि आप तक हर अपडेट, हर उपन्यास की अपडेट आप तक पहुँच जाए। जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, इस किताब की चर्चा मैंने बहुत पहले की थी, लेकिन विस्तार से नहीं कर पाया शायद, और पहली बार की थी इसलिए भी नहीं कर पाया। अब जब उसको रीड किया है मैंने, तो कुछ चीज़ें विस्तार से बताऊंगा, जो पहलू मुझे समझ में आए हैं उस चीज़ के, उस किताब के, उस उपन्यास के, वो भी आपसे साझा करूंगा। तो आजकल जिसे हम ट्रेंड कहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। किताब का नाम है गुनाहों का देवता। जी हाँ, 1949 में पब्लिश हुई ओरिजिनली। धर्मवीर भारती जी इसके लेखक हैं, और बहुत से लोग मानते हैं कि ये जो गुनाहों को देवता उपन्यास है, वो उनकी खुद की लाइफ के ऊपर है। मेरा भी ऐसा ही मानना है वैसे। तो देखा जाए तो किताब की शुरुआत होती है पात्रों के खुलने से। मुख्य पात्र है सुधा और चंदर। तो सुधा और चंदर हमको मित्रता के गहरे संबंध में नजर आते हैं सबसे पहले। और चंदर जो है, वो सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला हैं, उनके यही हैं, इलाहाबाद में साथ में है। और सुधा की एक मित्र है गेसु। वो अक्सर उसे चंदर के नाम से चिढ़ाया करती है, और सुधा भी इसको मजाक मजाक में हटा देती है इस चीज को। लेकिन गेसु एक दफा पूछती है सुधा से कि क्या तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? तो सुधा कहती है कि ये सब मैंने किस्से कहानियों में खूब पढ़ा है, कि मैं किसी के लिए रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, लेकिन ये सब मुझसे कभी नहीं हुआ। और असल बात तो ये है कि अगर कभी ऐसा होता, अगर ऐसा कुछ हुआ होता, तो मेरे मन को मालूम होता, अगर मेरा मन कहीं झुका होता तो गेसु का ये जवाब कि अक्सर मन कब, कहाँ और कैसे अपने आप को हार बैठता है, ये हमें खुद नहीं मालूम होता है। असल बात है ना, सच्ची बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पता हमें तब चलता है, मालूम तब होता है, जब जिसके सर कदमों पर हमने सिर रखा होता है, वो अपने कदम घसीट ले, तब हमारी नींद टूट जाती है हमारी। और तब हमें मालूम होता है, अरे हमने तो किसी के कदमों पे सिर रखा था, जहां हम आराम से सपने देख रहे थे कि हमारा सिर तो कहीं झुका ही नहीं, मन तो कहीं झुका ही नहीं। सुधा इस बात को भी हंसी में टाल देती है, लेकिन अगर आप इस बात को पकड़कर चलते हैं, गेसु की इस बात को, तो आप निजी जिंदगी में भी यही पाएंगे अपनी, कि हम खुद को उलाहना या खुद को सांत्वना देते रहते हैं कि हमारा मन कहीं नहीं लगा है उन चीज़ों में, लेकिन असल बात अगर टटोलेंगे तो मिल जाएगी निजी जिंदगी में भी आप। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, पम्मी का किरदार हमारे सामने आता है। अब जिस चीज़ की मैं बात करता, जिस उहापोह में मैं अटका हुआ था कि आखिर मोहब्बत है क्या, क्या शारीरिक संबंध तक सीमित है, तो पम्मी इस किरदार को रखती है। सबसे पहले पम्मी हमको ये समझाने की कोशिश करती है कि ये जो प्यार है, मोहब्बत है, ये सिर्फ एक भावना है, एक एहसास है, शारीरिक संबंध के बिना भी महसूस किया जा सकता है, उसके बिना ही अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पम्मी हमें ये समझाने की कोशिश करने लगती है कि जो प्यार है, वो सिर्फ शारीरिक संबंध है, वासना है, और भूख, अंदर की भूख है, प्यास है, इसे मिटाओ और बस काम हो गया। लेकिन चंदर जो है, वो इन सब में नहीं मानता था कहीं ना कहीं। लेकिन धीरे धीरे वो, अब चंदर पहुंचता है एक दिन मिलने पम्मी से। डॉक्टर शुक्ला ने अपना एक लेटर दिया होता है टाइप करवाने के लिए, तो वहीं उसकी मुलाकात होती है पम्मी से। बात यह है कि धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, और सुधा की बुआ है बिन, तो उनकी जो लड़की है बिनती, वो भी वहां आ गई होती है। बुआ जी को बिनती की शादी करवानी थी, लेकिन अचानक डॉक्टर शुक्ला को ख्याल आया कि वो सुधा की शादी क्यों ना करते।
तो सबसे पहले वो सुधा की शादी तय करते हैं। अब चंद्र जब ये सुनता है तो पता नहीं उसके मन को नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा है, एकदम से उसको बेचैनी होने लगती है। वो इस एहसास को समझ नहीं पाता पहले तो। सुधा को भी जब मालूम पड़ता है तो वो भी मना ही करती है, उसे नहीं करनी शादी, उसका यही हमेशा से रहा है। लेकिन चंद्र बहुत जोर देता है उस चीज़ पर, और कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बीच में आ चुकी है। चंद्र जोर देता है, उसको मनाता है कि ऐसा करो, शादी करो। सुधा नहीं मानती, लेकिन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके चंद्र उसको मना लेता है, अपने प्रेम की बलि दे देता है, जहाँ हमको लगता है कि गुनाहों का देवता जो कहा गया है वो सही साबित हो रहा है। मतलब कि अपने प्रेम की बलि दे देना एक देवता समान हो गया। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। सुधा की शादी हो गई है एक लड़के से जिससे डॉक्टर शुक्ला मिले थे लखनऊ, और उसी से उसकी शादी कर दी गई। सुधा खुश है, लेकिन उस तरह से नहीं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रही, क्योंकि मन तो चंद्र में लगा हुआ है। जब जब सुधा का खत आता था चंद्र खुश हो जाता था। अब बिनती बची है उसका ख्याल रखने के लिए चंद्र। चंद्र अब डॉक्टर शुक्ला के घर पर ही आके रहने लगा था। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये भी होती है कि पम्मी वहाँ से चली जाती है। ये तब होता है जब सुधा की उस चीज़ को लेकर चंद्र खुश हो रहा है कि उसका खत आ रहा है, वो पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसे महसूस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको ये खिन्नता आ जाती है अपने मन में, उसको कड़वाहट सी लगती है कि ये सब क्या है, शादी हो गई है फिर भी मन में मैं हूँ, ये तो बस दिखावा है, झूठ है, इतना आसान है लड़कियों के लिए सब। तो एक कड़वाहट चंद्र के मन में पैदा हो जाती है, और वो वासना की ओर झुकने लगता है, शारीरिक संबंध की ओर झुकने लगता है। तो पम्मी के यहाँ रोज जाता है फिर। अब ऐसा धीरे धीरे चलता है, लेकिन एक दिन चंद्र जाना बंद कर देता है, क्योंकि गेसु आती है चंद्र के यहाँ, और वो सारी यादें ताज़ा कर जाती है जो सुधा के साथ उसकी थी। अब चंद्र जो है पम्मी के यहाँ नहीं जा रहा है। अचानक पम्मी आती है उसके यहाँ और उससे कहती है कि अब मैं हमेशा के लिए अपने पति के पास जा रही हूँ। पम्मी डाइवोर्स थी, लेकिन फिर वो अपने पति के पास लौट जाती है। अब कारण जो था वो मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ है, एक बात जो आती है वो आपको साझा करता हूँ, बताता हूँ कि धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि स्त्री जो है अपने प्रति आने वाले आकर्षण को पहचानने में एक बार भूल कर, लेकिन वो अपने प्रति आने वाली खिन्नता, उदासी और सवालों को समझने में कभी भूल नहीं करती। अगर उसे लग रहा है तो आपके हाथ पर हाथ रखने के स्पर्श से पहचान लेगी कि आप उदासी का संकेत दे रहे हैं, खिन्नता का संकेत दे रहे हैं, बेमनी का संकेत दे रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं या उत्तर मांग रहे हैं, क्षमा दे रहे हैं या क्षमा मांग रहे हैं, प्रेम का आगाज कर रहे हैं या प्रेम का अंत कर रहे हैं। ये तक वो पहचान सकती है। बहुत खूबसूरत उसको पोर्ट्रे किया गया इस चीज़ में। अब धीरे धीरे बिनती की ओर भी चंद्र आकर्षित होने लगता है, लेकिन वो कहता कुछ नहीं। बिनती बहुत सेवाभावी, उसकी और झुकाव है, लेकिन फिर भी बिनती भी कुछ नहीं कहती। और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अचानक पम्मी भी चली गई है, चंद्र है, बिनती है और सुधा है अपने भाई। डॉक्टर शुक्ला का खत आता है एक दिन चंद्र को कि जल्दी से ट्रेन पकड़ो, अगली ही ट्रेन, और आ जाओ दिल्ली। चंद्र को लगता है कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है, शायद इसलिए बुलाया जा रहा है उसका। बहुत खुश होता है, ट्रेन से सफ़र करता है, ट्रेन में जितनी बातें होती है उससे खुश होता है, उत्साह में रहता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो बिनती अंदर से भाग कर आती है घर से रोते हुए। चंद्र का हाथ पकड़कर बोलती है, सुधा दीदी। इतने में ही चंद्र काँप जाता है और उसका उत्साह जो था सब कुछ शून्य हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। एकदम से अंदर जाकर देखता है तो सुधा लेटी हुई है बिस्तर पर, नर्स एक पास में है उसके, बेहोशी की हालत में है सुधा। चंद्र को नहीं पहचान रही, अपने पिता को पिता मानने से इनकार कर रही है और बार बार बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही है कुछ न कुछ। बिनती और चंद्र सब परेशान हो रहे हैं और अंदर से चीख आ रही है सुधा की। एबॉर्शन का मामला था, खून काफी बह चुका था। जैसे जैसे सुधा चीख रही है और सबकी धड़कनों को थाम रही है कि आगे क्या होगा। डॉक्टर शुक्ला ने चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चंद्र, अब हमारी बेटी गई। इतने में ही उनके आंसू छलक आते। चंद्र भी खुद को संभाल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सुधा को होश आता है। होश आता है तो चंद्र को बुलाती है, चंद्र से मिलती है और चंद्र से कहती है धीरे से कि चंद्र, पापा से मत बताना कि मैं बचूंगी नहीं। चंद्र खुद को बहुत संभाल रहा था, लेकिन यहीं वो टूट जाता है।
यही वो बात होती है जो सबको झकझोर देती है। कितने ही पाठकों को इस बात ने ले लिया अपने भीतर। तो ये बात होती है, और जब वो बात कर रही होती है तो बेहोशी की हालत में ही धीरे धीरे बात करते 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 सुधा का जो सिर था वो चंदर के कांधे पर लुढ़क जाता है। चंदर समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या, और जाते जाते सुधा बिनती और चंदर को एक साथ कर गई थी, एक दूसरे के हवाले कर गई। सुधा का ये प्रेम, बिनती की वो भावना, पम्मी का शारीरिक संबंध को समझाना, ये सब बहुत बहुत अलग चीज़ है, लेकिन बहुत पहलुओं को हमारे सामने खोल देती है। इतनी गहराई से मैंने शायद नहीं पढ़ा था पहले, लेकिन इस बार जब पढ़ा तो मैं समझ पाया। शायद आप कुछ अलग समझेंगे, सबका नज़रिया अलग होता है उस चीज़ को देखने का कि हम क्या देख पाते हैं, तभी तो अलग अलग पाठ है। तो जब सुधा की मृत्यु हो गई, चंदर और बिनती जब उसकी राख को गंगा में बहाने गए, तो एक बात आती कि गंगा में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था, और ऐसा लग रहा था मानो कभी कुछ हुआ ही ना। यही वो उपन्यास समाप्त हो जाता है। गुनाहों का देवता, नाम भी बड़ा अलग है, गुनाहों का देवता। गुनाह करते हुए भी देवता है, एक थोड़ी कंट्रास्ट हमें मिलता है इस चीज में, मेटाफर भी बोल सकते हैं। सवाल ये आता है कि सुधा का प्रेम करना गलत था, या चंदर का उससे बलि चढ़ा देना गलत था, या बिनती की वो भावना उसके प्रति रखना गलत था, शारीरिक संबंध गलत है। असल बात यह है कि हम सभी शायद सबसे पहले ही सोच लेते हैं परिणामों को। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हम सब परिणाम सोच लेते हैं, आज की जनरेशन यही करती है। शायद हम भी उन्हीं में से हैं कि कुछ हुआ नहीं है और हमने पहले से ही उस चीज़ का परिणाम सोच लिया है, अगर कुछ होता है तो कि ऐसा होगा। लेकिन शायद हमें कहना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए लोगों से, अपनों से, अपने घर वालों से कि ऐसा ऐसा है, तो शायद वो समझे। हो सकता है कि कम से कम कुछ अलग निकले, लेकिन आपके जो आपने सोचा हुआ परिणाम है उससे तो काफ़ी अलग होगी वो चीज़। तो एक ये सलाह भी है, लेकिन खैर से किताबें भी पढ़ें ताकि आपको समझा सके कि कितनी गहराई से आप अपनी बात को रख सकते हैं, कितने आराम से, शांत स्वभाव से आप उस बात को रख सकते हैं। लोग कहते हैं प्रेम करना मुश्किल है, लेकिन नहीं, प्रेम, मोहब्बत, इश्क जो भी आप कह लें, वो करना बहुत आसान है। उसको निभाना, उसका निभाव करना बहुत मुश्किल है, उस कड़ी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उस चीज़ को सबके समक्ष रखना बहुत मुश्किल है। तो हमें समक्ष रखना चाहिए परिणाम सोचने से पहले उस चीज़ को। कहीं ये ना हो कि आप भी अपनी मोहब्बत में गुनाहों का देवता बन जाए। और जहाँ गुनाहों का देवता की बात की, तो मैंने रेत की मछली की बात करना भी जाहिर है। 16 साल बाद कांता भारती, जो धर्मवीर भारती जी की पहली पत्नी रही, उन्होंने किताब लिखी रेत की मछली, जिसकी वीडियो भी डली हुई है, आप जाकर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप गुनाहों का देवता पढ़िए, क्योंकि 16 साल बाद रेत की मछली पब्लिश हुई। तो गुनाहों का देवता पढ़िए, उसके बाद एक पहलू आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद उठाइए रेत की मछली, तो आप दूसरा पहलू समझेंगे। मुझे बड़ा प्रेम था गुनाहों का देवता से, अब भी है, लेकिन रेत की मछली पढ़ने के बाद हम दूसरे पहलू को भी समझ पाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। दोनों ही कहते हैं कि दोनों ही अपने अपने ऊपर उन्होंने लिखा है, असल बात भी है, सच्ची बात भी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको, जो आपको सिखाएंगी बहुत कुछ। किताबें हमेशा सिखाती हैं, मैं अधिक बोल रहा हूँ शायद, लेकिन ऐसी चीज़ें कई होती हैं। और रेत की मछली को जितना प्यार दिया आपने, 1700 प्लस व्यूज़ उस पर आ गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि उस बात को मैंने रखा। और मैं चाहूँगा कि उसको और उसको भी मैं विस्तार से रखूँ, 3 मिनट या 4 मिनट में नहीं, थोड़ा उसको बड़ा समझाऊँ आपको, अलग अलग पहलू उसके भी। अगली किताब जल्दी आपके सामने होगी। ये बहुत लेट कर रहा हूँ मैं, शायद 64 या 65 दिन हो चुके हैं उसके बाद ये आप तक पहुँच रही है चीज़। काफ़ी चीज़ें चली, इसकी वजह से भी नहीं हो पाया, लेकिन अब आपसे गुजारिश यही है कि इस किताब को पढ़िए, गुनाहों का देवता की। इसकी लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसको पढ़िए। रेत की मछली को भी पढ़िए, दोनों की लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं वैभव आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता साहब। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।